हमने देखा है कि हमारे इलाज से जो इमरजेंसी अटैक है वो 92% कम हो जाते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन जो है 95% कम हो जाता है। 97 जनवरी से जो मैंने आंकड़े शुरू किए और आज जब मैं आपके सामने अगस्त 2025 में बैठा हूँ, मेरे पास 2300 मरीजों का आंकड़ा है पैनक्रेटाइटिस का। तो आज हम बता पाते हैं देश में कि कहाँ से आए, यूपी से आए। तो ये आंकड़े आज हमारी धरोहर बन गए हैं। मेरे को कई लोग बोलते हैं जी आपके पास कुछ नहीं है आंकड़े के अलावा, पर ये रिसर्च आंकड़ा रखना ही डॉक्यूमेंटेशन ही रिसर्च है, और उस डॉक्यूमेंटेशन का टेबुलेशन करना, उनका एनालिसिस करना, फिर उससे आगे का रास्ता बनाना है, और इसका फायदा सबको होगा। तो आज मुझे प्रसन्नता है कि हम इसके द्वारा आज आयुर्वेद को पैनक्रेटाइटिस के विश्व मंच पर स्थापित कर चुके हैं। देश हमारा है, आयुर्वेद हमारा है, और इससे बड़ी है मानवता कि आज हजारों लोगों को हम इस अनुसंधान परक अप्रोच के द्वारा फायदा पहुंचा पाए हैं। तो अनुसंधान ही जाने। नमस्कार, मैं हूं वैद्य बालेंद्र प्रकाश, और आज एक रोचक हमारा सेशन हो रहा है जिसमें मेरे सामने एक प्रश्न पूछा गया है कि आप रिसर्च क्यों करना चाहते हैं। ये रिसर्च का कीड़ा आपको आया कहाँ से? तो बात अच्छी है। रिसर्च मतलब अनुसंधान। तो हम लोग धरती पे आते हैं और देखते हैं कि एक सिस्टम बह रहा है, गंगा जी बह रही है, सूरज निकल रहा है, धरती घूम रही है, सब चीज हो रही है, सब चीज तो हो रही है। पर इस तंत्र में एक शिक्षा आती है और हमें शिक्षा दी जाती है। पहले हम प्राइमरी में जाते हैं, फिर थोड़ा और ऊपर जाते हैं, फिर हाई स्कूल में जाते हैं, इंटर में जाते हैं, और सब्जेक्ट होते हैं। जरूरी है कि हमको भूगोल पढ़ के दुनिया घूमना है कोलंबस की तरह, पर हमको भूगोल भी पढ़ाया जाता है, हमको इतिहास भी पढ़ाया जाता है, हमें बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। और मेरी कोई रुचि पढ़ाई में नहीं थी। मुझे लगता था यार खाना खाना है, पानी पीना है, तितलियां पकड़नी है, बाजार में खेलना है, बाजार में ये सब क्यों पढ़ाया जाता है। बच्चे थे और कोई बताने वाले नहीं थे कि पढ़ाई क्या है। अब तो मैं उम्र दराज हो गया हूँ, तो मुझे पता है कि शिक्षा का उद्देश्य डिग्री लेना नहीं, शिक्षा का उद्देश्य व्यापार करना भी नहीं, पर शिक्षा का उद्देश्य आपका जो मन है, मन मस्तिष्क को खोलना है, आपकी समझने की, सोचने की शक्ति बढ़े, और सृष्टि का हिस्सा बन के आप सृष्टि में ईश्वर के जो नियामक है, संयोजक है, उनमें आप अपना हाथ बटा सके। वो मानव जीवन की विशेषता है, क्योंकि मानव जीवन है जो दूसरों के लिए जी सकता है। तो खैर, मैं जब पढ़ाई कर रहा था, बहुत ही बोरिंग पढ़ाई थी और बिल्कुल मन नहीं लगता था, तो मुझे याद आता है 12वीं का एक चैप्टर आनुवंश की, एक डॉक्टर रमेश की जंतु विज्ञान की किताब थी, और उसमें चैप्टर था, एक मेंडल का नाम था उसमें, जॉर्ज मेंडल, एक चर्च के फादर हुए, और वो चर्च में बैठकर अपना जो उनका रिलीजियस काम है वो कर ही रहे हैं। बैक यार्ड में वो किचन गार्डन में मटर लगाते हैं, और वो देखते हैं कि लाल मटर के बीज लगाते हो तो लाल होते हैं, सफ़ेद लगाते हो सफ़ेद लगाते हैं, पर कई बार सफ़ेद में लाल हो जाते हैं, लाल में सफ़ेद हो जाते हैं। उन्होंने मटर की जो क्रॉप आती थी उनको अलग अलग करके देखा, तब उन्होंने देखा कि ये गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। उससे पहले क्या होता था कि सब कुछ जीसस क्राइस्ट है वो बना रहे हैं, गॉड बना रहे हैं, एक एक मटर वो बना रहे हैं। अब ये हुआ आनुवंशिकी, और उन्होंने आंकड़े बनाए, और आंकड़े बनाने के बाद टेबुलेट किया, पब्लिश किया, और मर गए। 20 साल के बाद किसी ने वैसा काम फिर देखा तो पता चला कि ये तो पहले हो चुका है, तो मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाया। तो ये मैंने पहली बार एक रिसर्च का अप्लाइड एस्पेक्ट देखा। और जिस समय हम पढ़ रहे थे उसी समय मैं बात कर रहा हूँ, ये तो इंटर की बात है, वो तो बहुत पुराना काम था। हमारे देश में एक हरगोविंद खुराना जी हुए थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी, जिन्होंने बाद में डीएनए आरएनए की खोज की। उस टीम में उनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो अब एक प्राचीन 16th सेंचुरी की, 18th सेंचुरी की जो साइंस है उसको 19th सेंचुरी में जाके एक्नॉलेजमेंट मिलता है। क्या था? एक रिसर्च थी। तो ये मेरा पहला एक्सपोजर था रिसर्च का, और ये रिसर्च कहाँ से शुरू हुई थी? ऑब्जर्वेशन से। और इधर मेरे पिताजी इलाज कर रहे थे,
लाइलाज बीमारियों का। वैद्य कौन होता है? मरता क्या ना करता, वैद्य के पास चलो। 4 टांग का हाथी है, 5वां लग जाएगा, हाँ जी लगा देंगे। आपने लगाया किसी को, देखो फेत हो तो कराओ, नहीं तो नहीं कराओ। ये वैद्यों का एक तकिया कलाम होता है कि तुम फेत हो तो कराओ। मैंने कहा नहीं, अगर आपके पास इलाज है तो आप बताओ कि आपने कुछ किया हो तो बताओ ना अपना डेटा। किसी के पास डेटा नहीं है। तो वो शायद मेंटर जिनका मैं नहीं जानता हूँ, ना मेरे देश के हैं ना मेरे मजहब के हैं, मैंने उनको आइडियल मानते हुए, जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य को माना, मैंने मेंडल को अपना गुरु माना। और मैंने अपने पिताजी की प्रैक्टिस को आंकड़ेबद्ध करना शुरू किया बीएमएस में घुसने से पहले, बीएससी में। और मैंने देखा कि उनके पास मरीज ठीक होते हैं और बहुत सारे नहीं ठीक होते हैं। जो ठीक हो रहे हैं वो पर्टिकुलर बीमारी के हो रहे हैं। और धीरे 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 वो आंकड़े रखने की आदत। और आंकड़ा क्या है? 6वीं 7वीं 8वीं में इंडेक्स बनाते हैं, 11वीं 12वीं में प्रैक्टिकल की कॉपी बनाते हैं। तो वो मेरा प्रैक्टिकल की कॉपी बन गया। और जब ये आंकड़े मिले, जब मैंने पिताजी को बताया आपका वो मरीज ठीक है, वो मरीज ठीक है, तो उनको भी खुशी हुई, क्योंकि उनके पास अब आंकड़ा हो रहा था। वो आंकड़े से आंकड़े, आंकड़े से आंकड़े, आंकड़े से आंकड़े चले गए। इस बीच में मैंने देखा कि हमारे पास ब्लड कैंसर की कुछ टाइप ठीक होती हैं, ब्लड कैंसर की टाइप ठीक होती हैं। तो मैंने कहा ये तो हमने अपने आप किया है। तो रिसर्च का एक है ऑब्जर्वेशन, जो आपने किया। एक होती है ऑब्जर्वेशन विद इनसाइड पैरामीटर, हम ऐसा करेंगे। रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव जो हो चुकी है, प्रोस्पेक्टिव जो हम करने जा रहे हैं। तो ब्लड कैंसर पर मैंने जब देखा तो मैंने देखा कि मेरे ब्लड कैंसर की 3-4 टाइप में से एक टाइप के मरीज सबसे ज़्यादा ठीक हो रहा है। वैसे तो बात 62 है, 4 तरीके के ठीक हो रहे हैं, पर एक के ज़्यादा है। मैंने कहा सब तो करेंगे नहीं, एक पायलट स्टडी करते हैं। और वो चांदी की बनी हुई भस्म थी। और मैंने सरकार से गुहार की कि एक मुझे पायलट स्टडी दी जाए। टाइम बहुत लगा, 14 साल में मुझे वो प्रोजेक्ट मिला। और फिर मैंने उसे पूरा भी किया। 11 में से 11 मरीज ठीक भी हुए, पद्मश्री भी मिला। पर मेरी जो क्वेस्ट थी, इसके पीछे साइंस क्या है, मैं डालता क्या हूँ, बन क्या जाता है, ये काम कैसे करती है, वो नहीं हुई। 36 साल में ब्लड कैंसर के पीछे लगा रहा। और आखिर में चारों तरफ से निराश होकर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। 2012 आते आते मैंने सोचा कि अब वैद्य नहीं करूंगा, क्योंकि इस देश में अनुसंधान चाहिए ही नहीं। फिर आया 2012 आया, हमने कहा छोड़ दो हमने सब छोड़ दो। और मैंने सोचा बकरे पालूंगा, व्यवसाय करूंगा। क्योंकि केवल प्रैक्टिस करना, केवल मरीज का इलाज करना, उसका पैसा लेना, फिर घर चले जाना, फिर अगले दिन करना, मेरे को बोरियत लगती है। ये तो गल्ला हो गया। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। जानवर पालने में कम से कम वो भी चलेंगे फिरेंगे, है तो व्यापार वो भी, पर कुछ ना कुछ चेतना होनी चाहिए। आया 2014 और हमारे देश में एक नए जोश के साथ हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का आगमन हुआ। इन्होंने नारा दिया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। सबने अंगड़ाई ली, मैंने भी अंगड़ाई ले ली। नारा बहुत अच्छा था। मैं अनुसंधान की बात करता था। मैं सोचता था कि देश में अब बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बदलाव आया और मेरी जिंदगी में भी आया। पर उसमें शायद उनके नारे का योगदान है, उनका डायरेक्ट योगदान तो मेरे को प्राप्त नहीं हुआ। तो अनुसंधान की बात जब हुई तो दिमाग में चल रहा था कैसे करें। चिट्ठियां लिखी, उनके पोर्टल भी डाली ब्लड कैंसर की, फिर से, पर कोई खास जवाब नहीं आया। पर मेरे दिमाग में आया कि पैनक्रेटाइटिस एक लाइलाज बीमारी है, क्यों ना मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करूं। और ये सोच के हमने एक सम्मेलन नवंबर 2014 में देहरादून में किया, जिसपे वहाँ के मुख्यमंत्री, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी, देश की मशहूर पर्यावरण सुनीता जी, आईसीएमआर के डायरेक्टर, आयुर्वेद के एडवाइज़र, आयुर्वेद के विद्वान, आईसीएमआर के विद्वान, ये लोग आए। और मैंने अपने 11 ठीक करे हुए मरीजों को पोस्टर के साथ, उनकी फाइलों के साथ वहाँ खड़ा कर दिया। मेरा सवाल था कि इस हॉल के अंदर जिसमें 600 लोग भरे हुए थे, खचाखच भरा हुआ था, कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि इस बीमारी के लोग इन्हीं की तरह ठीक हो। सबने कहा चाहते हैं। तब हमने एक प्रपोजल रखा वहाँ पर कि अगर हमको अनुसंधान की चीज़ें मिलेंगी तो हम इस दवा को एक न्यू क्लिनिकल एंटिटी के तौर पर डेवलप करके
दुनिया को एक दे पाएंगे। मुख्यमंत्री जी किसी प्राइवेट फंक्शन में 3 घंटा बैठे, वो सेंसिटाइज हुए और उन्होंने 5 करोड़ 8 लाख रुपए का जो मेरा एक छोटा सा बजट था, वो उन्होंने ऑन द स्पॉट कहा कि हम इसको करेंगे, हम छोटे पर करेंगे। और हमने कहा मिशन नोबेल प्राइज, क्योंकि तांबे से बनी हुई दवा काम करती थी। आई वॉज एक्साइटेड। और हमने 2014 से एक यूकोस्ट है, उत्तराखंड काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो क्योंकि नोडल एजेंसी थी, उनके साथ हमने काम शुरू किया। दवा बनती कैसे है, तो उसमें सेंसर लगाए गए, क्या टेम्परेचर लग रहा है, क्या घुटाई हो रही है, और एक काम बड़ी बखूबी से हमने उनकी टीम के साथ काम करना शुरू किया। और शुरुआती स्थिति में करीब 48 लाख रुपया खर्चा हुआ। बाद में किन्हीं कारणों से उस प्रोजेक्ट को मुझे अबंडन करना पड़ा, क्योंकि जो काउंसिल सरकार से पैसा ले रही थी और जो पैसा मेरे को दे रही थी और जो सरकार को रिपोर्ट दे रही थी, उसमें थोड़ी विसंगति थी। और वो चाहते थे कि मैं उन चेक पर, उन वाउचर्स पर साइन करूं जो खर्चा हुआ ही नहीं है। तो मैंने खैर उसको करना उचित नहीं समझा। तो सरकार से जो पैसा मुझे मिला, पर उस पैसे से जो मेरे को फ़ायदा हुआ कि मैं एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर साइंस के तौर पे कर पाया, डेटा बना पाया। और फिर कुछ अपने जब जज्बा लग चुका था, फिर हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ किया। और मुझे पहली बार पता चला कि जो दवा मैं बनाता हूँ तांबे से, पारे से, गंधक से, उसमें ना तांबा है, ना पारा है, ना गंधक है, मेटल खत्म हो गई हैं। तो फ्री मेटल, सबको फ्री मेटल से घबराते हैं। अब तो सब बोलते हैं कि नैनो बन जाती है, मेटल्स मिनरल्स बन जाते हैं। हमको पता चला। सो अनुसंधान करते गए, जानकारी बढ़ती गई, उत्साह बढ़ता गया। और इधर हमने मरीजों के आंकड़े रखने शुरू किए। क्यों भाई, मरीज ठीक हो रहा है, इसको दवा कौन सी दे रहे हैं, वो कब तक ठीक रहता है। तो 97 जनवरी से जो मैंने आंकड़े शुरू किए, और आज जब मैं आपके सामने अगस्त 2025 में बैठा हूँ, मेरे पास 2300 मरीजों का आंकड़ा है पैनक्रेटाइटिस का। और 2300 मरीज क्या है, अलग अलग तरीके के हैं। तो आज हम बता पाते हैं देश में कि कहाँ से आए, यूपी से आए, क्योंकि किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है। तो ये आंकड़े आज हमारी धरोहर बन गए हैं। मेरे को कई लोग बोलते हैं भाई जी आपके पास कुछ नहीं है आंकड़े के अलावा, पर ये रिसर्च, आंकड़ा रखना ही डॉक्यूमेंटेशन ही रिसर्च है। और उस डॉक्यूमेंटेशन का टेबुलेशन करना, उनका एनालिसिस करना, फिर उससे आगे का रास्ता बनाना है, और इसका फ़ायदा सबको होगा। तो आज मुझे प्रसन्नता है कि हम इसके द्वारा आज आयुर्वेद को पैनक्रेटाइटिस के विश्व मंच पर स्थापित कर चुके हैं। देश हमारा है, आयुर्वेद हमारा है, और इससे बड़ी है मानवता कि आज हजारों लोगों को हम इस अनुसंधान परक अप्रोच के द्वारा फ़ायदा पहुंचा पाए हैं। तो अनुसंधान ही जान है। हमारे सामने एक मिसाल है जापान की, टूट गया, एटम बम गिर गया, उन्होंने क्या किया, R&D लगाई, R&D में इन्वेस्टमेंट किया, और देखते देखते जापान के कैलकुलेटर, जापान की मिक्सी, जापान की सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दुनिया में छा गए। तो R&D है जो चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, पर जब तक आप उसमें नव चेतना नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। हम एक पार्क में जाते रहते हैं, नई जगह में जाते हैं, उसे थोड़ा सा रिनोवेट करते हैं तो अच्छा लगता है। तो आई थिंक कि प्रीति संस्कार और ऐसा चरक ने भी लिखा है कि ये शास्त्र अल्प बुद्धि वालों के लिए है, जो गूढ़ बुद्धि वाला है वो समकालीन ग्रंथों का अध्ययन करके इनका प्रीति से संस्कार करेगा। तो व्हाट इज प्रीति संस्कार रिसर्च। तो मैंने वही किया कि जो मेरे को मिला विरासत में, उसको वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप ढाला, आंकड़े बनाए, रिसर्च की, और ये क्रिया चालू है। और हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि देश की एक अग्रणी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है UPS, देहरादून में ही है, उनके साइंटिस्टों ने उनकी जो हेल्थ डिवीज़न है, उन्होंने मेरे साथ काम करके इन विट्रो स्टडी, इन वाइवो स्टडी, बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू की हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि जो दवा हम दे रहे हैं ये वाकई में एक पोटेंशियल है। और इसी तरह चलते रहे तो हम दुनिया को एक नई चीज़ आयुर्वेद से दे पाएंगे। इसीलिए रिसर्च जरूरी है। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, एक फल गिरा, उसने देखा नीचे गिरा, आइडिया तो गिर तो पहले से भी रहा था। उसके दिमाग में आइडिया आ गया, क्योंकि उसने होते देखा। उसने फल को फेंका, फिर नीचे आया, फिर फेंका, फिर नीचे आया, वो चलता रहा। अब तो खेल हो गया, उसने हल्की चीज फेंकी, भारी चीज फेंकी, हल्की चीज फेंकी, भारी चीज फेंकी, वो आती रही, जाती रही। तब उसने कहा कि धरती में कोई ऐसी चीज है जो भारी चीज को जल्दी खींचती है, हल्की चीज को कम खींचती है। और उनके जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेरीज हुई, उससे रिसर्च हो गई।
तो न्यूटन ने कभी सोचा नहीं था कि वो ग्रेविटी को खोजेंगे। वही हाल मेरे साथ हुआ कि मैं वैद्य चंद्र प्रकाश जी के घर में पैदा हुआ। उनके हाथों से मैंने एक मरणासन मरीज को ठीक होते देखा, पैनक्रियास की एडवांस डिजीज का। फिर कुछ और देखे। तो मैं ये नहीं कि मैं सोच के बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हो रहा था। इट इज कॉल्ड पॉजिटिविज्म, जहाँ पर पहली होती है ऑब्जर्वेशन, और उस ऑब्जर्वेशन को हमने सेट पैरामीटर के, चाहे ब्लड कैंसर था चाहे पैनक्रियाटाइटिस था, तो सोच के रिसर्च नहीं होती। मैं कहना चाहता हूँ कि कई लोग आते हैं मुझे स्किन पे काम करना है, मैंने कहा बेटे ऐसे काम नहीं होता, पहले ऑब्जर्व करो कि कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप सोच के करोगे मुझे करना है तो पता चला कि आपकी जीवन बीत जाएगा। तो मैंने सोच के नहीं किया, ऐसा हो रहा था, उसको ये सोचा कि क्यों हो रहा है, अब उसके पीछे मैं काम कर रहा हूँ। देखिए जिंदगी एक छोटी सी होती है, आप सारे काम एक जिंदगी में नहीं कर सकते। तो मेरा इस समय केवल लक्ष्य है कि किसी भी एक बीमारी के लिए आयुर्वेद को हम एक न्यू क्लिनिकल एंटिटी के तौर पर अगर सिद्ध कर चुके, तो आयुर्वेद रूपी ज्ञान के समुद्र में गोताखोर कूदेंगे वैज्ञानिक रूप में। क्योंकि आज जो आयुर्वेद पढ़ने आ रहा है वो कौन है? वो MBBS करने जाता है, उसका दाखला नहीं होता, BMS में आ जाता है। उसके बाद कोई आर्थिक कारणों से, क्योंकि आयुर्वेद की पढ़ाई आज भी एलोपैथी की पढ़ाई से सस्ती है। तभी एक सज्जन मेरे पास है तो अपनी बेटी और बेटे दोनों को BMS करा रहे हैं, मास्टर जी हैं। बोले भाई जी मेरी ताकत थी तो मैं उनको यही पढ़ा पाता हूँ। तो यहाँ पर कोई सोच के नहीं आ रहा है, वो मजबूरी में आ रहा है, या किसी बाबा के वो भक्त हैं तो बाबा ने कह दिया उसे पढ़ा लो तो ऐसे पढ़ा लिया। तो आयुर्वेद में एक विज्ञान है, आयुर्वेद एक ग्लैमर हो सकता है, आयुर्वेद एक कैरियर हो सकता है। जैसे IT में जाते हैं लोग, इंजीनियरिंग में जाते हैं, आयुर्वेद के कॉलेज में वो ब्रेन नहीं आ रहे हैं। तो आयुर्वेद के द्वारा जब हम किसी ऐसी बीमारी का जो इसका दुनिया में इलाज अवेलेबल नहीं है कर पाएंगे, एक मिसाल पैदा कर पाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि मेन स्ट्रीम साइंस की तरह इसमें भी जीनियस कूदेंगे और फिर इसका दोहन होगा, तब दुनिया को मिलेगा। मैं जो कर रहा हूँ इसको धीरे धीरे विकास करके अगर मैं मेंडल की तरह स्थापित कर जाऊं, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है प्रूफ ऑफ एफिकेसी। 2300 मरीज हमारे हो गए, पर एक हमें करना है कि रैंडमाइज ट्रायल करना है। एक ग्रुप को आयुर्वेदिक दवा दी जाएगी, एक को एलोपैथिक दवा दी जाएगी। हमने देखा है कि हमारे इलाज से जो इमरजेंसी अटैक है वो 92% कम हो जाते हैं। 92% इज ए बिग नंबर। और हॉस्पिटलाइजेशन जो है 95% कम हो जाता है। तो अगर हम एक रैंडमाइज ट्रायल करके दिखाएं कि जो हम बोल रहे हैं, जो एलोपैथिक ग्रुप और आयुर्वेदिक ग्रुप में एक जैसे मरीजों में सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, तो लोग कूदेंगे। तो ये प्रूफ ऑफ एफिकेसी स्टडी होते ही हमारे जो मरीज हैं वो अलग हैं, उसका अलग है। तो साउथ इंडिया स्थित एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में हमारा बात चल रहा है एथिकल क्लियरेंस वगैरह के साथ, तो वो होगा। और इधर UPS के साथ व्हाट इज बिहाइंड द मेडिसिन, हमको अभी इप्का लैबोरेटरीज मुंबई से एक इक्विपमेंट मिला XRD नॉन डिस्ट्रक्टिव, जिससे हम सिक्वेंशली चेंज देख रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम पैनक्रियाटाइटिस में पारा, तांबा और गंधक से बनने वाली दवा को एक न्यू क्लिनिकल एंटिटी के तौर पर एस्टेब्लिश करें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या मेरे बाद भी। तो उसके बाद चांदी से हमने ब्लड कैंसर ठीक किया, पारे से हमने ये ठीक किया, इन सब के ऊपर लोग दोहन करेंगे, क्योंकि आपको मिसाल पैदा करनी है जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी की मिसाल पैदा की थी। मैं एक छोटी सी गली में पैदा हुआ, सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार। फिर वैद्य बना, पिताजी गुजर गए, दवा बनाता रहा, खरल घोटता रहा, दवा अच्छी बनी, मरीज ठीक हुए। और वो मरीज जिन्हें कहते हैं ब्लड कैंसर, वो भी असाध्य अवस्था में कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद रिलैप्स हो गया। मैं कौतूहल से सोच रहा था हो क्या रहा है। फिर विदेश आना जाना शुरू हुआ, और इस सिलसिले में मेरी मुलाकात हुई लोगों से। देश में डॉक्टर KR नारायणन जी से मुलाकात हुई, जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे। सलीम शेरवानी जी से मुलाकात हुई, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ये बड़े बड़े लोग थे और इनके अंदर खूबियाँ थी। और मैंने सोचा कि मैं गली के लड़कों के साथ बैठ के क्या सीखूंगा, उनके पास सीखो जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया। तो कभी कोई फैक्ट्री वाला, कभी दर वाला, ये सब चीज़ें चलती थी। और मैं मिलना चाहता था उन लोगों से जो ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं। तो इसी में मुझे सर जेम्स ब्लैक का नाम पता चला। उनको नोबेल प्राइज़ मिला था एक एंटासिड्स के लिए।
मैं मिलना चाहता था कौतूहलवश कि ये लोग कौन कैसे होते हैं। तो लंदन मेरा आना जाना बहुत था, और ये विदेशी लोग एक चीज़ अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करो ना तो आउटराइट रिजेक्ट नहीं करते। वो आपके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और फिर वो आपको अपॉइंटमेंट दे ही देते हैं, अगर वो सोचते हैं कि इट इज़ अ वर्थ। तो मैं लगा रहा 3-4 महीने, एंड आखिर में मुझे मिला कि आप 3 मिनट के लिए सर जेम्स शेख से मिल सकते हैं, और टाइम की तो पंक्चुअलिटी होती है। मैं उनके घर के दरवाजे पे था, दरवाज़ा खुला, एक उनकी सेक्रेटरी आई, मैं उसके पीछे पीछे गया, बैठा, और सर जेम्स ब्लैक अंदर आए। ना दुआ ना सलाम। वाई डू वांट टू डू द रिसर्च? मैन आई वांट टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ माई वर्क टू द सोसाइटी। हाउ विल यू डू इट? मैंने कहा सर इसका साइंटिफिक डेवलपमेंट करके, जिससे कि एक यूनिफॉर्मिटी हो। बोले सिट डाउन, यू विल सक्सीड। बोले अगर तुमने बोला होता कि मैं पेटेंट कराऊंगा, यू आर डूइंग अ गुड वर्क, बिकॉज ही हैज सीन वॉट एवर आई हैड दैट टाइम। तो उन्होंने मुझे बोला यू विल सक्सीड, क्योंकि तुम्हारा जो फोकस है वो पब्लिक ओरिएंटेड है, ह्यूमैनिटी ओरिएंटेड है। यू आर नॉट हेयर फॉर पब्लिकेशन, यू आर नॉट हेयर फॉर पेटेंट, यू आर नॉट हेयर फॉर रिवार्ड्स। तो उनसे मिलना मेरा ज़िंदगी का एक बहुत बढ़िया था, और वो जो डायरेक्शन थी वो एक अद्भुत थी।